प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 नागरिक शास्त्र का पाठ नंबर 6, जिसका नाम क्या है, नौकरशाही। ठीक है, और आप लोगों को बता दूं कि ये हमारा अंतिम चैप्टर है। इसके बाद आपका ये जो नागरिक शास्त्र है ये हो जाएगा कंप्लीट। ओके, और भी जो आपके बाकी के दूसरे सब्जेक्ट्स है ना, उसके भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट करवाए हुए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हैं। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट में सिखा रही हूँ सारी चीजें। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे बताने में मैं टाइम बर्बाद नहीं करूंगी। आओ अब चलते हैं हमारे टॉपिक पे। तो सबसे पहला, ये नौकरशाही क्या होता है, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा। तो नौकरशाही मतलब क्या है भैया, देखो जो लोग नौकरी करते हैं उनको हमने कह दिया नौकरशाही। अब ऐसा नहीं कि कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है उसको आप नौकरशाही बोलोगे, उसको नहीं। देखो जैसे कि आपको एग्जाम्पल की मदद से बताती हूँ, जिला अधिकारी। ठीक है, जिला अधिकारी क्या है, उनको जिले का पूरा प्रशासन देखना है ना। अब ये जो जिला अधिकारी साहब चुन करके गए हैं, क्या किसी हमने वोट दिया तब ये चुन करके गए हैं? नहीं, ये अपना एग्जाम दिया, उसमें मतलब उसमें ये पास हुए तब जाके ये जिला अधिकारी बने हैं कि नहीं। वैसे ही देखिएगा यहाँ पे नगर निगम के आयुक्त, नगर निगम में कोई आयुक्त है, कोई ऑफिसर है। ठीक है, तो वो भी कैसे बना, उनको लोगों ने इलेक्शन दे करके नहीं चुना है। फिर कैसे चुने गए हैं, तो उन्होंने एग्जाम दिया, पास हुए, मतलब अपनी योग्यता के आधार पर वो चुने गए हैं और जाकर के वो देश की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये सभी लोग किस में आते हैं, नौकरशाही में आते हैं। जैसे जो आईपीएस आईएएस ऑफिसर होते हैं, ठीक है, या फिर हमारे सैनिक लोग हैं, ये सब कुछ आप समझिएगा कि ये सब ना यहीं पे आ जाते हैं। किस में आते हैं, नौकरशाही में ही आते हैं। जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं आप समझो कि वो सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, वित्त सचिव हैं तो वो भी किसमें आएंगे, नौकरशाही में आएंगे। तो आइए जरा नौकरशाही के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो सभी बच्चों का ध्यान अब चाहूंगी कि मेरी तरफ आप लोग लेकर के आए, ताकि आप इस पाठ को अच्छे से समझ पाए और अपने इस नागरिक शास्त्र को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो आइए मैं आपको बताऊं। देखो जैसे हम लोगों ने क्या देखा था कि जो कार्यकारी मंडल की भूमिका है, भूमिका को स्पष्ट करने वाले प्रकरण में हमने क्या देखा था कि जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल है, नया कानून बनाने का प्रस्ताव तैयार करता है। अगर उनको कुछ नया कानून चाहिए तो उसका प्रस्ताव बनाते हैं ना, और फिर नीति भी निर्धारण करते हैं। सरकारी नीतियों को प्रत्यक्ष रूप में क्रियान्वित करने वाली और कार्यकारी मंडल के नियंत्रण में, यानी सुनिए, कोई भी सरकारी नीति है तो उसको एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे कौन लेकर के आएगा, वही जो नौकरशाही है ना, वही लेकर के आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो ऑफिसर्स लोग हैं आईपीएस आईएएस, ये लोग उसको ग्राउंड लेवल पे लाने की काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। समझ आ रहा है आप सभी लोगों को? तो उसको हम क्या कहते हैं, नौकरशाही। देखो ये ना कार्यकारी मंडल के एक तो नियंत्रण में काम करता है, और दूसरी बात ये है कि ये जो नीतियां होती है सरकारी, उसको क्रियान्वित करने का कार्य करता है, और इसी को हम नौकरशाही कहते हैं। और इस पाठ में हम लोग नौकरशाही का ही महत्व समझने वाले हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको एक और बात बताती हूँ। देखो किसी भी देश में मूलतः अगर देखा जाए तो शासन व्यवस्था को, देखो मैंने पहले बताया था, एक होता है शासन, एक होता है प्रशासन। शासन क्या होता है, ये जो नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब लोग किस में आते हैं, शासन में आते हैं, सरकार में आते हैं। लेकिन जो प्रशासन है ना, प्रशासन में क्या आ गया, पुलिस के अधिकारी, पुलिस फोर्स, ठीक है, और भी जो फोर्स हैं, मतलब जो जिनको हमने, जो इलेक्शन से अलग है, आप ऐसे समझो, दोनों को आप डिवाइड कर सकते हो। जो इलेक्शन से दूर है वो हो गए प्रशासन, और जो इलेक्शन करके जाते हैं वो हमारे शासन, यानी कि सरकार। ठीक है, तो वो होता है शासन और प्रशासन, मैंने बता दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या कह रही थी मैं, देखो दो मूलतः कार्य जो है सरकारों को करने पड़ते हैं। कौन कौन से? पहली चीज तो ये है कि लोगों को सुरक्षा प्रदान करे, बाहरी तत्वों से भी और अंदर, यानी अपने देश में कहीं पे दंगा फसाद ना होने दे। ठीक है, कोई किसी का नुकसान तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीजें देखे। तो ये उनके पास एक काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, कहीं बाहर वाला आकर के हमारे देश के लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, हमारे देश पे कब्जा ना कर ले। ये सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसकी होती है, शासन की ही होती है। अब इसमें मदद कौन करता है बच्चों, चलो बताओ। ये पहला तो हमने देख लिया कि लो, हमें देश के अंदर भी सुरक्षा रखनी है। देश के बाहरी तत्व, बाहर से पाकिस्तान वाला आकर के हमारे देश में बम नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना है। तो इसमें कौन अपनी भूमिका निभाता है, बताइए? शासन व्यवस्था की तो जिम्मेदारी होती है, शासन जो सरकार में उसकी जिम्मेदारी तो है, लेकिन एक्चुअल में देखो हमारी जो सरकार है, उन्होंने तो नीति बना दी कि भैया देखो, पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से अगर किसी ने भी चूक करी, आप तुरंत की तुरंत गोली चलाओगे। ये क्या किया, शासन ने उनको आदेश दे दिया कि आपको यही काम करना है। ठीक है, थोड़ा भी आपको हरकत दिखे तो आप तुरंत एक्शन ले सकते हो, ऐसा हमारे सरकार ने कह दिया। अब उसको एक्चुअल में ग्राउंड पे कौन लेकर के आएगा, सरकार के आदमी थोड़े ना जा रहे हैं वहां पे लड़ाई लड़ने के लिए। कौन जाएगा, तो जो हमारे देश के सैनिक है वो जाएंगे, और फिर वो क्या करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, युद्ध करेंगे। देख रहे हैं आप सभी लोग? तो ये क्या है, ये सब तो नौकरशाही में ही आता है ना। ठीक है,
तो ये पहली जिम्मेदारी होगी। तो इसमें कौन भूमिका निभा रहे हैं, तो जो हमारे सैन्य दल है, देखो हमारे देश में 3 सेना के दल है, हम सभी जानते हैं। एक तो वायुसेना, थल सेना और तीसरी होती है वायुसेना हो गई, थल सेना हो गई और ये जल सेना यानी नेवी वाले, ठीक है, जो क्योंकि तीनों तरफ से सुरक्षा करनी पड़ती है। ओके, आप बस थल पे ध्यान दे रहे हो, ऐसा हुआ कि कोई हेलीकॉप्टर लेकर के आया, आपके सीमा में घुस गया और उसने कुछ गड़बड़ कर दी, ऐसे भी तो हो सकता है ना। इसीलिए तीनों सेनाओं को बहुत ही सशक्त करने की जरूरत है और ये जो तीनों सेनाएं हैं वो इसमें बड़ी अच्छी भूमिका निभाती है। किसमें भूमिका अच्छा निभाती है भाई? इसमें। वो हमारे देश की सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ती, है ना। जो थल सेना है वो अपना थल के काम में लगी रहती है, जो जल वाली है वो देखती है ना कि क्योंकि समुद्र के रास्ते भी दुश्मन जो है वो आ सकते हैं, दुश्मन को बस मौका चाहिए अंदर घुसने का, ठीक है, तो वो किसी भी रास्ते से घुस सकते हैं। आपने सुना भी होगा न्यूज में कि वो इस रास्ते से आया था सागर की तरफ से, तो कोई भरोसा नहीं है, कहीं से भी आ सकता है। तो हर सीमा की सुरक्षा करनी पड़ती है हमारे देश के जवानों को, ठीक है। तो पहली चीज ये हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? ये है कि नागरिकों को विविध प्रकार की सेवाएं प्रदान करें जिससे उनका जीवन जो है वो और सशक्त और अच्छे से वो अपने जीवन को जी पाए, ठीक है। तो अब इसमें कौन भूमिका निभाता है? तो जो हमारे सिविल सर्वेंट्स होते हैं, आप सभी लोग जानते हो, जैसे अलग अलग प्रकार के जो ऑफिसर्स हैं, है ना, जिनको क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है हमारी समस्याएं सुलझाने के लिए, समझ रहे हो आप सभी लोग। तो वही है, कलेक्टर साहब होते हैं ना, कलेक्टर साहब जिला अधिकारी होते हैं। तो क्या करते हैं जिला अधिकारी? जिले का प्रशासन देखते हैं, समझ रहे हो। तो ये जो जिला अधिकारी जी है ना, हम उनको अधिकारी कह रहे हैं लेकिन वो समझो नौकरशाही में आते हैं क्योंकि वो भी वहां पे नौकरी कर रहे हैं। समझ में आया आप सभी लोगों को? तो ये सारी बातें हैं। तो वही है, प्रशासकीय सेवा हम किसे कहते हैं, समझ गए अच्छे से। तो अब आओ यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। सैन्य सेवा क्या होता है मैंने आपको बता दिया, वो जो सैनिक लोग होते हैं। और प्रशासकीय सेवा क्या हो गया? यही जो अभी अधिकारी देखे थे, अधिकारी को अपॉइंट किया है जो हमारी मदद करेगा, हमारे जो विविध प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं उनको सुलझाएगा। चलो अब यहाँ पे कुछ और बातें करते हैं। संसदीय लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि और मंत्रियों पर प्रशासकीय उत्तरदायित्व रहता है। हम सभी जानते हैं, देखिएगा, प्रशासकीय जो उत्तरदायित्व है यानी मतलब लोगों की सुरक्षा करना, ठीक है, और लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, ये मेनली जिम्मेदारी किसकी होती है? तो जिनको हम चुन करके भेजते हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उनकी होती है, ठीक है। और अलग अलग विभागों से क्या होता है कि सरकारी जो काम है उसको पूर्ण किए जाते हैं, सही बात है। प्रत्येक विभाग के लिए एक मंत्री होता है ना। हमने देखा ही था कि जो प्रधानमंत्री जी हैं, मतलब प्रधानमंत्री जी जो उनके मंत्रिमंडल में मंत्री होते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स देते हैं। तो वही बात है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक मंत्री होता है जो उस विभाग का क्या होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है। देखो यहाँ पे मेन चीज क्या है, राजनीतिक, ठीक है, यानी कि वो मंत्री है, याद रखना, समझे। जनता का प्रतिनिधि होने के नाते मंत्रियों को अपने विभाग का प्रशासन जनहित को प्रधानता देकर चलाना आवश्यक होता है। यानी कि अब क्योंकि वो लोगों के प्रतिनिधि हैं, लोगों ने उनको चुन करके भेजा है, तो इसीलिए उनका ये दायित्व बनता है कि वो क्या करे, लोगों के हित में काम करे। जो भी वो डिसीजन ले रहे हैं वो सही से करे जिससे लोगों का कल्याण हो, है ना। भले ही वो किसी एक विषय में मतलब अच्छे ना हो, लेकिन यस उनको ये पता होना चाहिए कि लोगों का हित किसमें है। इसका ज्ञान होना बहुत ज्यादा आवश्यक है ना। क्योंकि किसी को भी ऐसे करके मंत्री बना देंगे तो वो मतलब उल्टा पुल्टा डिसीजन लेंगे, बराबर, तो इससे लोगों का ही नुकसान होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि उनको ये पता हो कि लोगों की भलाई किसमें है, ठीक है। मंत्री के विभाग के सचिव उन्हें उचित परामर्श देते हैं। अब देखो यहाँ पे आ गया ना नौकरशाही। देखो मंत्री विभाग के जो सचिव होते हैं ना प्यारे बच्चों, सचिव, ठीक है, ये अब ऐसे वैसे नहीं चुने जाते, इनको चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा नहीं चुना जाता, इनको ना इनकी योग्यता के आधार पे चुना जाता है। ये पढ़े लिखे अच्छे होते हैं, समझ आ रहा है। तो ये क्या करते हैं, मंत्री साहब को उचित परामर्श देते हैं कि आप ये करो। सेक्रेटरी होते हैं ना, हर मंत्री के सेक्रेटरी होते हैं जो उनको एडवाइस देते रहते हैं कि आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, क्योंकि इनके पास हर चीज की नॉलेज होती है जो उनको वो बताते हैं। समझ में आया? मतलब सामने से तो हम मंत्री साहब को देख रहे हैं, भैया उनके पीछे है कोई, कौन है, सेक्रेटरी, सचिव साहब है, ठीक है। और इन सचिवों की नियुक्ति कैसे की जाती है, प्रशासकीय सेवाओं द्वारा की जाती है। अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं जिनके द्वारा इनको चयनित किया जाता है इनकी योग्यता के आधार पर। संसदीय शासन प्रणाली में जनता की इच्छा और प्रशासकीय अनुभव, इन दोनों में समन्वय रखा जाता है।
समझे? जनता की इच्छा, जनता ने बोला ये हमारे मंत्री बनेंगे, बना दिया। लेकिन भैया प्रसाद देखो, अब मंत्री साहब को वन मंत्री तो बना दिया, अब उनके उनके मतलब उनके पास मान लीजिए प्रॉपर नॉलेज है ही नहीं, काम करने का तरीका, उनको एडवाइस देने के लिए भी कोई ना कोई तो होना चाहिए। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि इस शासन प्रणाली में हम क्या करते हैं, सचिव भी तो रख रहे हैं ना मंत्री साहब के लिए। तो वही है कि इन दोनों के बीच में प्रॉपरली समन्वय रखा जाता है हमारे इस सिस्टम में। ठीक है, नौकरशाही का स्वरूप हम समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो आइए अब जरा इधर ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो स्थायी व्यवस्था, जैसे कि हम लोगों ने वो देखा था ना शासन व्यवस्था में, जैसे जो मंत्री जी लोग होते हैं, अब उनका हर 5 साल के बाद चुनाव होता है, यानी वो क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, फिक्स नहीं होते हैं। अब इस बार मंत्री बने तो ऐसा हो सकता है कि अगले बार लोग उनको वोट ही ना दे और वो मंत्री ना बने, ऐसे भी हो सकता है ना। तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। जबकि अगर मैं ये नौकरशाही की बात करूं तो ये कैसा होता है, स्थायी होता है। यानी अगर ये एक बार वहां पे चुन लिए गए तो उनको वहां से कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि वो पढ़ लिख करके अपनी योग्यता के आधार पे गए हैं। सरकारें बदलने दो, जैसे बीजेपी की सरकार में कोई आईएएस ऑफिसर है तो वो दूसरे सरकार में भी रहेगा, ठीक है, किसी और की सरकार आई ओके तो वहां पे भी वो रहेगा। समझ में आ रहा है? उनको कोई नहीं हटा सकता, क्योंकि उसको किसी मतलब इलेक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, उनको तो बस अपना काम करना है, जो भी गवर्नमेंट का आदमी आएगा उसको सलाह देना है, उसको परामर्श देना है, बराबर। तो यहाँ पे वही बात है कि स्थायी व्यवस्था होती है ना। तो इस बड़ी नौकरशाही द्वारा राजस्व जमा करना, देखो अब नौकरशाही क्या क्या करते हैं देखिएगा, राजस्व जमा करना है ना, रेवेन्यू को कलेक्ट करना, पर्यावरण की रक्षा करना, कानून और सुव्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना जैसे कार्य निरंतर किए जाते हैं। किसके द्वारा? नौकरशाही के द्वारा, है ना। पर्यावरणीय पे कुछ जैसे होते हैं ना, हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग क्या है, उनको सैलरी दी जाती है हर महीने काम करने की और उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, वो वहां पे नौकरी कर रहे हैं, तो वो सब नौकरशाही में आएंगे। तो इस कारण इसका स्वरूप क्या है बच्चों, स्थायी है। समझे? हर चुनाव के पश्चात लो भैया नए प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल सत्ता में आ सकता है, परंतु उनके नियंत्रण में जो नौकरशाही होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पहले जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे वही रहेंगे, भले ही कोई भी सरकार आ जाए, ठीक है, वही रहेंगे। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात होती है कि ये क्या होता है, स्थायी होता है। एक बार आप सरकारी नौकरी लग गए तो लग गए, ठीक है, क्योंकि इसमें अस्थायित्व नहीं होता है। अब राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ यानी राजनीति से दूर। अब देखो ये जो हमारा नौकरशाही है ना, वो राजनीति से दूर होता है। जो नौकरशाही है, जैसे मान लो कोई आईपीएस अधिकारी है, उसको क्या मतलब कि कौन सी सरकार सत्ता में है, उसको बस अपना काम करना है ठीक से, है ना। तो वो क्या होता है, राजनीति से दूर होता है। तो आइए जरा हम समझ लें। देखो राजनीति से तटस्थ मतलब दूर, तो नौकरशाही हमेशा राजनीति से दूर रहती है। राजनीति का इसमें कुछ मतलब उसका राजनीति में ज्यादा कुछ इतना ये काम नहीं होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि कोई भी राजनीतिक दल सत्ता में हो, नौकरशाही को उस सरकार की नीतियों को पूरी कार्य क्षमता और निष्ठा से अमल में लाना चाहिए। यानी कि वो क्या है, वो राजनीति से दूर है, उसको कोई मतलब नहीं, कोई भी सरकार होने दो, जैसा उनको नीतियां बनाएंगी वैसा उनको क्या करना पड़ेगा, उसका कार्यान्वयन उसको करना पड़ेगा, अधिकारी है उसको करना पड़ेगा, ठीक है। और प्रशासनिक कर्मचारी कोई राजनीतिक भूमिका या राजनीतिक मतानुसार काम ना करे, ये भी ध्यान रखना पड़ता है। चुनाव में हार जाने पर कोई दल सत्ता से दूर हो जाता है और दूसरा दल सत्ता में आ जाता है ना, और वह पूर्ववर्ती सरकार की कुछ नीतियां बदल सकता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, नौकरशाही का कर्तव्य है कि वह तटस्थ रहकर अपने दायित्वों का निर्वहन करे। देखो बच्चों हुआ क्या, जैसे पहले की सरकार ने कुछ नीतियां बनाई थी, कुछ डिसीजन लिए थे, अब चुनाव हुआ, सरकार बदल गई, लेकिन वो अधिकारी तो वही है। तो जब ये नई सरकार आ रही है और अपने हिसाब से नीतियां बना रही है, अपने हिसाब से डिसीजन ले रही है, तो ये ऑफिसर साहब का कर्तव्य बनता है कि जो ये सरकार के डिसीजन है उसको वो फॉलो करे। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो नहीं बदलेंगे, ये तो वही रहेंगे। तो ये समझ में आ गया आप सभी लोगों को अच्छे से। चलिए, तो ये था कि राजनीति से दूर होते हैं, पहला स्थायी था, है ना, स्थायी। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे अनामिकता यानी कि अनामता। अब ये क्या है, तो इसका अर्थ ये होता है, क्या होता है कि किसी नीति की सफलता असफलता के लिए सीधे नौकरशाही को उत्तरदायी न मानते हुए अनाम रखना पड़ता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई भी व्यवस्था सफल हो, मतलब कोई भी चीज नीति बनाई गई है, चाहे वो सफल हो रही है या फिर असफल हो रही है, तो उसके लिए किसी भी नौकरशाही यानी जो उससे कंसर्न
ऑफिसर रहेगा ना उसको जिम्मेदार नहीं मानेंगे, उसको उत्तरदायी नहीं मानेंगे, क्योंकि डिसीजन कौन ले रहा है? जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, मंत्री है, वो लोग ले रहे हैं, है ना। तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की होनी चाहिए। नौकरशाही की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही अनामिकता, यानी अनाम रखा जाता है, उसका नाम नहीं बताते कि इसकी वजह से ये हुआ है। अपने विभाग के प्रशासन की पूरी कार्य क्षमता से चलाने का उत्तरदायित्व तो किस पर होता है? मंत्रियों पर होता है, ठीक है। अगर किसी विभाग की अकार्य क्षमता के लिए उस विभाग के मतलब अगर उसने कुछ ठीक से काम नहीं किया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो उस विभाग के जो मंत्री है ना उनको उत्तरदायी माना जाता है, क्योंकि वही अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ठीक से काम करवाएं। अब अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो भैया इनको ये पकड़ा जाएगा। और विभाग की अनियमितता के लिए संसद उस विभाग के मंत्रियों को ही जिम्मेदार मानता है। अगर विभाग में कुछ समय से काम नहीं हो रहा, लोग जब मर्जी तब चाहे आ रहे हैं, जो ऑफिसर से मस्त टाइम है 10 बजे का लेकिन आ रहे 11 बजे, तो ये जो सारी चीजें है ना, इसके लिए कौन जिम्मेदारी उठाएगा? तो जो मंत्री साहब है वो, उनको ही जवाब देना पड़ेगा। इसलिए मंत्री का कर्तव्य है कि उनकी मिनिस्ट्री में सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं, चेक करें अच्छे से, ठीक है। इस संदर्भ में मंत्री स्वयं उत्तरदायी होकर स्वीकार करते हैं और नौकरशाही की रक्षा करते हैं, ठीक है। समझ आया? चलो, तो ये आप समझ चुके हो कि नौकरशाही के हम क्या देख रहे थे। नौकरशाही का स्वरूप स्थायी व्यवस्था होती है, राजनीति से दूर होते हैं, और अनामिकता यानी अनामता होती है, ठीक है। नाम नहीं बताएंगे। अब भारत में नौकरशाही का महत्व देख लेते हैं कि हमारे भारत देश में नौकरशाही का क्या महत्व है, ये जरा हम समझते हैं। तो भारत में नौकरशाही की जो संरचना है ये बहुत पेचीदी है, व्यापक है ना। देखो, स्वातंत्र्योत्तर यानी स्वतंत्रता के बाद, याद रखिएगा, स्वातंत्र्य उत्तर बोला है, उत्तर, स्वातंत्र्य उत्तर यानी कि स्वतंत्रता के बाद का जो समय है, कुछ महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, है ना। उसे व्यवस्था ने प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया। आज हम जो अच्छे सामाजिक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, जिन नीतियों को क्रियान्वित करके सामान्य नागरिकों तक पहुंचाए गए हैं, इसमें भारतीय नौकरशाही का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। बिल्कुल आपको इस बात को मानना पड़ेगा। जैसे सरकार कोई नीति ला रही है, कोई भी योजना ला रही है, तो उसको सच्ची में लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये जो हमारे नौकरशाही होते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योंकि आप सोचिए, कोई नेता नहीं जाता है, कोई नेता ये सारी सुविधाएं नहीं पहुंचाता है। वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, वही ये सारी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। बिल्कुल सही बात है। और नौकरशाही से राज्य व्यवस्था को स्थिरता प्राप्त होती है। बिल्कुल सही बात है ना। देखो, जल की आपूर्ति करनी हो, सार्वजनिक स्वच्छता देखना हो, यातायात का सिस्टम देखना हो, स्वास्थ्य देखना हो, कृषि सुधार, प्रदूषण पर रोक जैसे कई सेवाएं हमें बिना किसी रुकावट के लिए निरंतर मिलती रहती है, जिससे समाज के दैनिक जीवन को स्थैर्य प्राप्त होता है ना। ये जो सारी सेवाएं हैं, जल की आपूर्ति, आपके एरिया में आता होगा म्युनिसिपालिटी का पानी, ठीक है। अब वहां पे ऑफिसर्स बैठे, मंत्री साहब तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ऑफिसर्स बैठे जो यहाँ पे सारी जानकारी रख रहे हैं, सार्वजनिक स्वच्छता, ओके। तो इसमें मतलब बहुत उनका योगदान होता है, आप समझिएगा, ठीक है। आओ अब कुछ और बातें बताती हूँ आप लोगों को। देखो, दूसरी बात यह है कि नौकरशाही भी समाज परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है। जैसे हम कहते हैं ना कि जो हमारी सरकारें हैं वो समाज का परिवर्तन करती हैं, है ना, उसको और डेवलप करती हैं। लेकिन भैया जब ये नौकरशाही नहीं रहती तो वो भी अच्छे से डेवलपमेंट नहीं कर पाते, है ना। क्योंकि मंत्री साहब घर घर जा करके हर एक व्यक्ति को जा करके थोड़े ना पहुंचाएंगे, उसके लिए तो हमें ऑफिसर्स की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम कह सकते हैं कि नौकरशाही जो है वो समाज का परिवर्तन करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। स्त्रियों का सशक्तिकरण, पता है ना, विमेन एम्पावरमेंट, यानी विमेन को भी आगे लाना, राइट। बच्चों की रक्षा करना, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए योजनाएं आदि के विषय में सरकार जो कानून बनाती है उसे प्रत्यक्ष रूप में लाने का कार्य कौन करता है? नौकरशाही द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं वही करते हैं, मतलब वहां सरकार में जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो करते हैं। आप ये मत समझना कोई कहीं पे भी नौकरी कर रहा है तो उसको कह दिया, नहीं। नीतियों को क्रियान्वित करने से ही समाज में परिवर्तन होता है। चलो कुछ और बातें आपको बताऊं। देखो, सामाजिक लोकतंत्र में नौकरशाही की भूमिका महत्वपूर्ण है, मैंने आपको बता ही दिया। आरक्षित स्थानों की नीति के कारण कोई उपेक्षित समाज घटक मुख्य प्रवाह में शामिल हुए हैं। कहा गया मुख्य प्रवाह में शामिल हुए, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, इसकी वजह से क्या हुआ कि वो लोग भी अब बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो या फिर कोई भी मतलब कोई डिपार्टमेंट हो, हर चीज में वो लोग आगे
आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आरक्षण प्रोवाइड किया गया है, इसीलिए रिजर्वेशन की वजह से। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो निर्णय प्रक्रिया में उनके सहभाग में भी वृद्धि हुई है, यानी वो ज्यादा से ज्यादा आकर के पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो समाज का लोकतांत्रिकरण होने के लिए प्रगतिशील कानून और नीतियों की आवश्यकता के साथ कार्यकुशल नौकरशाही की भी आवश्यकता होती है। समझ में आया? अगर आप चाहते हो कि समाज का लोकतांत्रिकीकरण हो, बहुत अच्छे से सारा सिस्टम चले, लोग पॉलिटिकल में मतलब जब इलेक्शन हो तो सब लोग सहभागी बने, सब लोग अपने देश को आगे बढ़ाने की तरफ सोचे, तो देखो यहाँ पे प्रगतिशील कानून होना चाहिए, नीतियां भी होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कार्यकुशल नौकरशाही भी होनी चाहिए, है ना। अच्छे अच्छे हमारे यहाँ पे ऑफिसर्स होने चाहिए काम करने वाले। समझ में आया? तो जब ये सारी चीजें रहेंगी तो भैया देश का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आया। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रशासनिक सेवाओं के प्रकार, कौन कौन से प्रकार हैं। तो देखो मेनली 3, अरे क्या हो गया इसको, देखो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं, दूसरा केंद्रीय सेवाएं, तीसरा आ गया आपका राज्य सेवाएं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से पद आते हैं जरा हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवाएं है ना, इसमें आपके आ जाते हैं प्यारे बच्चों IAS, यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भारतीय पुलिस सेवा IPS, और भारतीय वन सेवा यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो इनका समावेश होता है। फिर केंद्रीय सेवाओं में हम देख लेते हैं, तो इसमें आते हैं देखिएगा भारतीय विदेश सेवा, देखो ये भी है IFS, लेकिन ये फॉरेस्ट वाला है, और ये आपका फॉरेन वाला है। ठीक है, इंडियन फॉरेन वाला, ठीक है, याद रखना। और फिर IARS यानी कि भारतीय राजस्व सेवा, रेवेन्यू वाला। इन सेवाओं का केंद्रीय सेवाओं में समावेश होता है। ठीक है, क्योंकि भारत की जो विदेशी सेवा है इसकी देखभाल कौन करेंगे, वही IFS के ही अधिकारी करेंगे, और ये जो रेवेन्यू सिस्टम है रेवेन्यू कलेक्शन का, ये भी कौन देखेगा, तो वही हमारे केंद्र में जो बैठे हुए नौकरशाही है वो लोग देखेंगे। राज्य सेवाएं में देखिएगा क्या क्या आ जाते हैं, तो ये सेवाएं राज्य सरकार के अधीन होती है। राज्य सेवाएं में ये जो सेवाएं यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ, ये राज्य सरकार के अंडर में होती है। कौन कौन सी होती है, तो उप जिला अधिकारी, ठीक है, जिला अधिकारी एक होते हैं, फिर उप जिला अधिकारी, खंड विकास अधिकारी। देखो खंड विकास अधिकारी के बारे में हम लोगों ने, कोई एक खंड है तो उसका अधिकारी तो रहेगा पूरा मेंटेन करने वाला कि इस खंड में कुछ प्रॉब्लम ना हो। खंड आप सभी लोग जानते हो ना, हम लोगों ने पढ़ा था, कहाँ पर पढ़ा था, 6वीं कक्षा में। ओके, कि गांव जो होते हैं तालुका वगैरह उनको मिला करके ये बनता है। फिर तहसीलदार, ठीक है, तहसीलदार को भी अपॉइंट करना पड़ता है। तो आदि प्रशासनिक अधिकारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से होता है। ठीक है, आप लोग ने सुना होगा UPSC का एग्जाम है ना, बहुत फेमस है, सबको पता है UPSC का एग्जाम। ठीक है, अब UPSC क्रैक करके सबको लगता है बस IAS बनेंगे, लेकिन नहीं, उसके द्वारा आप और भी डिपार्टमेंट में जा सकते हो, बस IAS नहीं, और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से इनका चयन किया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान ने प्रशासनिक कर्मचारियों का चयन योग्यता और कार्य कुशलता के आधार पर करने के लिए संघ सेवा आयोग की स्वतंत्र जैसी एक संस्था है, संघ सेवा आयोग जैसी स्वतंत्र संस्था है जिसका निर्माण किया है, स्वतंत्र व्यवस्था का निर्माण किया है, जिसको हम क्या कहते हैं, UPSC, है ना, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ओके, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा देकर उम्मीदवारों का चुनाव, ये सब करने का काम किसका होता है, इसी का होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, और सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। यहाँ पे आप समझिएगा, आपको मैं बताती हूँ पढ़ करके। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के लिए स्पर्धा परीक्षा लेकर उम्मीदवारों का चुनाव करता है और सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है, ये वही करते हैं, पहले परीक्षा आयोजित करवाएंगे, फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे जो भी अच्छे वाले कैंडिडेट होंगे, है ना, जो अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे उनको वो सेलेक्ट करते हैं। देखो महाराष्ट्र में भी है, जो महाराष्ट्र, देखो क्योंकि देखो महाराष्ट्र में भी तो हमें चाहिए होंगे ना ऑफिसर्स लोग, तो MPSC एक संस्था है जो क्या करती है, मतलब ये एक व्यवस्था है UPSC के जैसी, जो अलग अलग प्रकार के एग्जाम्स को कंडक्ट करते हैं और फिर यहाँ से भी प्रशासनिक सेवाओं के लिए जो अधिकारी है वो चुने जाते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। नौकरशाही और प्रशासनिक व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व मिले, इसलिए अनुसूचित जाति और जो अनुसूचित जनजाति है, महिला है या फिर कोई पिछड़ा वर्ग है या फिर दिव्यांग है, इनको स्पेशल आरक्षण दिया जाता है। मैंने बोला ना कि हर कैटेगरी में ये जो पिछड़ा वर्ग है उनको आगे लाने के लिए रिजर्वेशन दिया ही गया है, चाहे वो नौकरी हो या फिर शिक्षा हो, किसमें भी। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे वही बात है, सामाजिक विषमता के कारण समाज के जो दुर्बल वर्ग प्रशासनिक सेवा से दूर न रहे, इसलिए यह प्रावधान
किया गया है, यानी कि ये लोग भी भागीदार बने हमारे प्रशासनिक सेवा में, इसीलिए इनको रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब चलो यहाँ पे और बातें कर लेते हैं। देखिएगा, मंत्री और प्रशासनिक कर्मचारी, तो देखो मंत्री और जो प्रशासनिक कर्मचारी है ना बच्चों, इनके बीच में क्या होना चाहिए, इनके बीच में मतलब परस्पर जो समन्वय है वो भी होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मंत्री के क्या होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं। तो जब इनके बीच में पूरा अच्छे से हार्मनी बनी रहेगी तो फिर ये लोग अच्छे से चर्चा वगैरह कर पाएंगे और फिर जो डिसीजन है वो ले पाएंगे। तो यहाँ पे हम समझते हैं कि मंत्री और उनके विभाग के कर्मचारी अथवा सचिव या फिर जो उप सचिव हैं, इन पदों पर कार्य करने वाले व्यक्तियों के संबंधों पर उन विभागों की कार्यकुशलता अवलंबित करती है कि इनके बीच में रिलेशन कैसा है। यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इनके बीच में रिलेशन कैसा है, इसके ऊपर ही कार्य क्षमता जो है वो निर्भर करती है। ठीक है, अगर अच्छे रिलेशन रहेंगे तो बहुत अच्छे से काम होंगे। अब उनके बीच में झगड़े चले जा रहे हैं ना, इनका मत अलग है उनका मत अलग है, तो फिर वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मंत्री अपने विभागों से संबंधित निर्णय लेते हैं, परंतु ये निर्णय लेने के लिए उन्हें प्रशासनिक अधिकारी सभी प्रकार की जानकारी देते हैं। ऐसा तो हम जानते हैं कि जो मंत्री साहब है वो निर्णय लेते हैं, लेकिन जानते हो निर्णय लेने के लिए जो भी आवश्यक जानकारी होती है वो उनको कौन देता है, कौन देता है, तो जो प्रशासनिक अधिकारी है ना वो देते हैं। ये बात ध्यान रखना। प्रशासनिक कर्मचारियों अर्थात नौकरशाही का जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण होता है। मंत्री साहब अभी क्या बोलने वाले, क्या करने वाले, सारी जानकारी उनके पास होती है, समझे। तो ये लोग बैठे नहीं रहते, ये लोग काम करते हैं। किसी योजना के लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, इसे प्रशासनिक कर्मचारी ही बता सकते हैं कि कोई योजना है, ठीक है, अब उसके लिए कितना वित्तीय प्रावधान किया गया है, कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा दिया जाएगा, इसमें कितने क्या क्या होगा, ये सारी जानकारी जो प्रशासनिक अधिकारी है उनके पास होती है। और नीतियों, हाँ ये भी देख लेना, नीतियों की सफलता और असफलता की इन्हें जानकारी होती है, इसलिए मंत्री भी बड़ी मात्रा में प्रशासनिक कर्मचारियों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, अगर मंत्री इन प्रशासनिक कर्मचारियों के साथ संवाद तथा पारस्परिक संबंधों में विश्वास, पारदर्शिता रखते हैं तो उनके विभागों का प्रशासन जो है वो पूरी कार्य क्षमता से चल सकता है। ठीक है, वही है कि अगर अच्छे से मिलजुल करके रहोगे भैया, अच्छे से रहोगे तो बहुत अच्छे से काम होगा, वरना फिर झगड़ा झंझट करते रहोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपका ये जो नौकरशाही है दोस्तों ये होता है समाप्त। अब मेरे ख्याल से आपको ये नौकरशाही समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो बताना जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। सब लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। यहाँ पर आपका सिविक्स हो चुका है कंप्लीट, बाकी के भी सब्जेक्ट्स कंप्लीटेड है, तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग वीडियोज को देख सकते हो। और यही नहीं, 9th स्टैंडर्ड का भी कंप्लीटेड है, 10th का भी कंप्लीटेड है। ठीक है, इससे पहले के भी जो आपके 7th क्लास 6th क्लास के भी चैप्टर्स कंप्लीटेड हैं, तो जाओ जाकर के वीडियोस देखो और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करो। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सब लोग अपना ध्यान रखिए। ओके, चलो बाय।